बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 6.9 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 6.9 में स्टूडेंट आपने टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंस पढ़नी है और जो फर्स्ट टाइप ऑफ सीक्वेंस जहां पर हमने पढ़नी है दैट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड सेकंड टाइप ऑफ सीक्वेंस जो हमने यहाँ पर पढ़नी है दैट इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जो लास्ट लेक्चर था स्टूडेंट उसमें मैंने आप लोगों को सीक्वेंस क्या होती है और किसी भी सीक्वेंस की जो जनरल टर्म है वो किससे कहते हैं ये बता दिया था। तो आज हम स्टूडेंट इस लेक्चर्स में टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंस पढ़ेंगे जिसमें फर्स्ट टाइप ऑफ सीक्वेंस जो है वो है अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है और अरिथमेटिक सीक्वेंस को डिफाइन करने के बाद उसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म कैसे लिखी जाती है, यानी जनरल टर्म फॉर अरिथमेटिक सीक्वेंस जिसको हम ए एन के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से जो सेकंड टाइप ऑफ सीक्वेंस हमने यहां पर पढ़नी है दैट इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और फिर उसके बाद हम लोग जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है उसके लिए जनरल टर्म कैसे लिखी जाएगी ये देखेंगे, यानी जनरल टर्म फॉर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जिसको हम किसी भी सीक्वेंस की जनरल टर्म को हम ए एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे ये सेकंड टॉपिक हमारे पास ये होगा कि व्हाट इज द जनरल टर्म फॉर अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है ये देखेंगे। तो जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नंबर सीक्वेंस होती है या सिंपली जो सीक्वेंस होती है, नंबर सीक्वेंस वो होती है जिसमें अगर कुछ नंबर किसी खास पैटर्न में लिखे हुए हों तो फिर हम ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। अब यहां पर हमने देखना है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस होगी। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन होगी अ सीक्वेंस इन विच the difference between two consecutive terms को इन अदर वर्ड्स आप लोग एडजेसेंट टर्म्स भी कहते हैं। इज सेम a sequence in which the difference between two consecutive terms is same is called arithmetic sequence। अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन होगी कि a sequence in which the difference between two consecutive terms is same is called arithmetic sequence। यानी एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम रहे तो फिर इस तरह की सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। यहां पर स्टूडेंट इस डेफिनेशन के अंदर दो तीन चीजें जिनको आपने समझना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि डिफरेंस किससे कहते हैं और सेकंड चीज हमने ये देखनी है कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होती हैं किसी भी सीक्वेंस के अंदर कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो डिफरेंस होता है वो सब्ट्रैक्शन को कहते हैं, यानी उर्दू में अगर इसको कहें तो फर्क को क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। यानी सब्ट्रैक्शन करने को क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। और जो कंसेक्यूटिव टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ आती हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं 1 2 3 ये एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस के अंदर स्टूडेंट जो टर्म्स एक दूसरे के साथ है यानी जो एडजेसेंट टर्म्स हैं वो
कंसेक्यूटिव टर्म्स कहलाएंगी। जैसे 1 और 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, इसी तरीके से 2 और 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं क्योंकि ये एडजेसेंट टर्म्स हैं। इसी तरीके से 3 और 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं और 4 और 5 क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। यानी जो टर्म्स एडजेसेंट टर्म्स होती हैं किसी भी सीक्वेंस के अंदर, जो एक साथ होती हैं, एक दूसरे के आगे पीछे होती हैं, दैट टर्म्स आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव टर्म्स। अब यहां पर अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या लिखी है कि अ सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम। यानी एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो अगर सेम हो तो फिर ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। और एक और भी लिखें स्टूडेंट, इससे आगे नोट है कि दिस डिफरेंस इज कॉल्ड, यानी ये जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज इस चीज को हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं। लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक सीक्वेंस लिखता हूं 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, यानी जो इवन नंबर्स की सीक्वेंस है वो लिखी है। अब अगर मैं चेक करना चाहूं कि ये जो मैंने सीक्वेंस लिखी है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या सेम है कि नहीं है। तो लेट्स सपोज इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है। फर्स्ट टर्म को स्टूडेंट हम A1 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और जो सेकंड टर्म इस सीक्वेंस की 4 है उसको हम A2 से रिप्रेजेंट करते हैं। A2 मींस कि सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसी तरीके से जो थर्ड टर्म है इस सीक्वेंस की दैट इज 6, इसको हम A3 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट टर्म फोर्थ टर्म है वो 8 है, इसको हम A4 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। जो फिफ्थ टर्म है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A5 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपके पास जो टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस है। अब हमने चेक करना है क्या ये सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं है, इसके लिए हमने देखना है कि क्या इसके कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं है। तो इट मींस कि अगर लेट्स सपोज जो फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स है वो 2 और 4 हैं, यानी 2 और 4 कंसेक्यूटिव टर्म है, 4 और 6 कंसेक्यूटिव टर्म है, 6 और 8 कंसेक्यूटिव टर्म है, 8 और 10 कंसेक्यूटिव टर्म है। अब लेट्स सपोज मैं फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म में अगर डिफरेंस लेता हूं तो डिफरेंस किससे कहते हैं, सब्ट्रैक्शन को कहते हैं। तो इट मींस कि अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करता हूं, यानी A2 माइनस A1 करता हूं, तो A2 हमारे पास यहाँ पे 4 है, A1 हमारे पास 2 है, तो 4 माइनस 2 किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। तो इट मींस कि द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म इज 2। अब मैं लेट्स सपोज सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में डिफरेंस लेता हूं, यानी A3 माइनस A2 करता हूं, बिकॉज A3 एंड A2 आर कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो A3 हमारे पास 6 है और A2 हमारे पास 4 है, तो 6 माइनस 4 करें तो वो भी अगेन क्या आ रहा है, 2 के ही इक्वल आ रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट 2 टर्म में अगर आप डिफरेंस लेते हैं, यानी नेक्स्ट 2 टर्म्स कौन कौन सी होंगी, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में अगर डिफरेंस लेते हैं, यानी A4 माइनस A3 करते हैं, तो A4 आपके पास इस सीक्वेंस में क्या है, 8 है, और A3 यानी थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या है, 6 है। तो 8 माइनस 6 भी किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। तो इट मींस कि स्टूडेंट यहां पर जब इस सीक्वेंस में हम कंसेक्यूटिव टर्म्स में अगर डिफरेंस ले लें, यानी फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म में भी अगर आप डिफरेंस ले लें, 10 माइनस 8 करें तो वो भी अगेन क्या आता है, 2 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सीक्वेंस की जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इट मींस कि ये जो सीक्वेंस होगी ये कौन सी सीक्वेंस होगी, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। तो बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम।
अब यहाँ पे ये याद रखें स्टूडेंट, जो मैंने नोट लिखा है, ये वाला लास्ट जो मैंने लाइन लिखी है, इसमें मैंने ये लिखा है कि दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। यानी ये जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान अगर डिफरेंस सेम हो तो उसको हम क्या, उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और इस कॉमन डिफरेंस को हमेशा हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, 2 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मींस के अब यहाँ पे जो आपके पास कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 2 है। अब क्योंकि मैं कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान अगर इस सीक्वेंस का डिफरेंस ले लूं तो वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इट मींस कि डी हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ये होगा कि जनरल टर्म फॉर एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, यानी किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म के लिए क्या फार्मूला होगा, इसको कैसे हम लिख सकते हैं, हम ये देखेंगे। अब यहां से देखें स्टूडेंट, इसी एग्जांपल के जरिए देखें कि a2 माइनस a1 किसके इक्वल आ रहा था, 2 के इक्वल आ रहा था। इसी तरीके से a3 माइनस a2 भी किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। और इस 2 को हमने क्या नाम दिया है, d का नाम दिया है। यानी जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है कंसेक्यूटिव टर्म्स में, उसको हमने क्या नाम दिया है, d का नाम दिया है। तो इट मींस कि यहां से मैं a2 माइनस a1 को लिख सकता हूं d। अब ये जो मैंने फर्स्ट वो कंडीशन लिखी है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू डी, हम यहां से अब जनरली जो है वो हम क्या करेंगे, जनरल टर्म फॉर अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करेंगे। यानी a n किसके इक्वल होगा ये फाइंड करेंगे। इसके लिए यहां से हमें जो एग्जांपल में a2 माइनस a1 किसके इक्वल है, d के इक्वल है। तो हम a2 माइनस a1 को क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन से अगर आप a2 की वैल्यू फाइंड करना चाहें, यानी सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस फाइंड करना चाहें, तो उसके लिए हमें जो a1 है इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे a1 के साथ नेगेटिव साइन है, तो राइट हैंड साइड पे जाके ये जो नेगेटिव साइड है ये प्लस हो जाएगा। तो इट मींस के a2 किसके इक्वल हो जाएगा, a1 प्लस d के इक्वल हो जाएगा। तो इट मींस के अगर हम जो प्रीसीडिंग टर्म है यानी a1 में अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। यानी प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करने से हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है। जैसे अगर हम फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 है। अगर इस फर्स्ट टर्म में 2 में कॉमन डिफरेंस हमारे पास इस सीक्वेंस में क्या है, वो भी 2 है। तो इट मींस के अगर हम 2 में 2 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रीसीडिंग टर्म में यानी पिछली टर्म में 2 ऐड करने से किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर अगर प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने से आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है। इसी तरीके से 4 में 2 ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी यानी 6 आ जाएगा। 6 में 2 ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी यानी 8 आ जाएगा। तो ये भी किसी अरिथमेटिक सीक्वेंस की एक पहचान हो सकती है। अब यहां से स्टूडेंट हमारे पास सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए फार्मूला बन गया, दैट इज यानी a2 इक्वल होता है किसके, a1 प्लस d के इक्वल होता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें जो सेकंड इक्वेशन बन रही थी कॉमन डिफरेंस के जरिए, कंसेक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस हमने लिया है उसके जरिए, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या बन सकती है, a3 माइनस a2 किसके इक्वल है, d के इक्वल है। तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पे इसको सेपरेटली लिखता हूं, a3 माइनस a2 किसके इक्वल होगा, d के इक्वल होगा, वेयर d इज कॉमन डिफरेंस है। अब अगर इस इक्वेशन से मैं a3 की वैल्यू फाइंड करना चाहूं इन टर्म ऑफ a2, तो माइनस a2 को अगर हम सेकंड साइड पे शिफ्ट करते हैं इक्वेशन के, तो ये प्लस a2 हो जाएगा यानी माइनस a2 इस साइड पे आके a2 हो जाएगा। तो ये a3 किसके इक्वल आ जाएगा, a2 प्लस d के इक्वल आ जाएगा। तो इट मींस के अगर हम a2 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो हमारे पास थर्ड टर्म आ जाती है। यानी a2 अब इस सीक्वेंस में क्या था, 4 था। 4 में अगर हम 2 ऐड करें, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे d यानी 2 है। तो अगर हम इस कॉमन डिफरेंस को a2 में ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा यानी थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस आ जाएगी।
अब अगर इस A3 को यानी जो थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस के लिए हमारे पास फार्मूला आ गया है दैट इज A2 प्लस D है। अगर मैं इस A3 को इन टर्म ऑफ A1 लिखना चाहूं यानी A1 के रिस्पेक्टिव अगर A3 की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम A3 को एज इट इज रहने देंगे। ये जो मेरे पास इक्वेशन आ गई है इसको लेट्स सपोज मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूं। तो इक्वेशन 1 में देखें A2 किसके इक्वल है, A1 प्लस D के इक्वल है। तो मैं अगर इस A2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूं यानी A2 प्लस D में A2 की जगह अगर मैं A1 प्लस D पुट करूं बिकॉज A2 इक्वल होता है A1 प्लस D के और ये वाला D एज इट इज रहेगा। तो इट मींस के A3 किसके इक्वल आ जाएगा, A3 इक्वल आ जाएगा A1 प्लस 2D के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म हो और कॉमन डिफरेंस हो यानी A1 हो और D हो तो उन दोनों के जरिए हम थर्ड टर्म फाइंड करना चाहें डायरेक्टली तो हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं यानी A3 हमारे पास किसके इक्वल होगा, A1 प्लस D के 2D के इक्वल होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे A3 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो अगर मेरे पास कॉमन डिफरेंस गिवन है और फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन है तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, A1 है। A1 इज इक्वल टू इस सीक्वेंस में A1 क्या है, 2 है। तो मैं अगर इस सीक्वेंस के जरिए यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के जरिए थर्ड टर्म फाइंड करूं इस फार्मूले के जरिए तो वो क्या होगा, A1 हमारे पास 2 है प्लस ये 2 इंटू डी है तो ये 2 एज इट इज रहेगा और D हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो A3 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 प्लस 4 के इक्वल आएगा और 2 प्लस 4 किसके इक्वल होता है, 6 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि ये आपके पास थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस हो जाएगी। अब इसी तरीके से अगर हम फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए फार्मूला फाइंड करें फॉर अरिथमेटिक सीक्वेंस तो फोर्थ टर्म के लिए फार्मूला फाइंड करने के लिए हम ये वाली चीज देखते हैं जो लास्ट हमारे पास इक्वेशन बनी थी कि A4 माइनस A3 भी किसके इक्वल आता है, D के इक्वल आता है। तो मैं लिख सकता हूं इसको सेपरेटली A4 माइनस A3 इज इक्वल टू D। यहां से अगर मैं A4 की वैल्यू लिखूं यानी फोर्थ टर्म की वैल्यू लिखूं इन रिस्पेक्टिव ऑफ थर्ड टर्म तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, A3 प्लस D आ जाएगी यानी माइनस A3 सेकंड साइड पे जाके प्लस A3 होगा। अब स्टूडेंट अगर मैं इस A4 की वैल्यू फाइंड करना चाहूं इन टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म यानी ये फर्स्ट टर्म के लिहाज से अगर A4 की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो इस A3 की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर आप इसको इक्वेशन 2 का नाम दें तो इक्वेशन 2 आपके पास किसके इक्वल थी, A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D है। तो इस मींस के इस A3 की जगह आप A1 प्लस 2D रख सकते हैं और ये जो D है ये एज इट इज आ जाएगा। तो इसका मतलब है A4 इक्वल होगा A1 प्लस 3D के इक्वल हो जाएगा। 2D प्लस D किसके इक्वल होगा, 3D होगा। तो इसका मतलब है A4 किसके इक्वल होगा, A1 प्लस 3D के इक्वल होगा। अब इस बात को यहां पे जरा गौर से देखें स्टूडेंट कि A2 हमारे पास किसके इक्वल था, A1 प्लस D के इक्वल था और इक्वेशन 2 में A3 किसके इक्वल आ गया, A1 प्लस 2D के इक्वल आ गया। अब अगर इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम देता हूं तो इक्वेशन 3 में A4 किसके इक्वल आ गया, A1 प्लस 3D के इक्वल आ गया है। तो इसका मतलब है कि जब यहाँ पे A3 हो तो यहाँ पे 2D होता है और अगर मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को गौर से आपने देखना है कि यहाँ पे अगर आपके पास थर्ड टर्म हो यानी A3 मींस थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, A3 किसके इक्वल होता है, A1 प्लस 2D के इक्वल होता है। मींस के अगर A3 है तो D के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर फोर्थ टर्म हो तो A4 किसके इक्वल होता है, A1 प्लस 3D के इक्वल होता है। इट मींस कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे D के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसी सीक्वेंस से मैं A5 फाइंड करना चाहूं तो A5 के लिए फार्मूला होगा A1 प्लस 4D होगा यानी जैसे यहाँ पे 4 हो तो यहाँ पे 3 होता है यानी एक कम होता है। 5 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 5 से एक कम नंबर D के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। इसी तरीके से A6 किसके इक्वल होगा,
A1 प्लस 5D के इक्वल होगा और A7 किसके इक्वल होगा, A1 प्लस 6D के इक्वल होगा, यानी A7 मींस के 7 टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगी। अब स्टूडेंट मैं अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहूं तो उसके लिए पहले देखिए ये जो A7 7 टर्म ऑफ द सीक्वेंस फाइंड करने के लिए मैंने जो फार्मूला लिखा है इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, A7 इज इक्वल टू A1 को एज इट इज लिखूंगा प्लस इस 6 को मैं 7 माइनस 1 लिख सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 7 माइनस 1 किसके इक्वल होता है, 6 के ही इक्वल होता है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पे A4 किसके इक्वल है, A1 प्लस 3D के इक्वल है, तो A4 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A4 इज इक्वल टू A1 प्लस इस 3 को हम लोग 4 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 4 माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 3 के ही इक्वल होगा। अब अगर मैं इस इक्वेशंस को देखते हुए यानी A7 किसके इक्वल है, A1 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी है, या A4 किसके इक्वल है, A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी है। इसी तरीके से A5 को आप इन अदर फॉर्म इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A5 इज इक्वल टू A1 प्लस इस 4 को आप 5 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। तो अब अगर मैं इन इक्वेशंस को देखते हुए जनरल टर्म्स के लिए फार्मूला लिख सकता हूं, जैसे लेट्स सपोज में A7 है तो A7 के लिए मैं अब हम यहां पे लिखेंगे जनरल टर्म के लिए फार्मूला, यानी जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस किसके इक्वल होगी। अब उसके लिए हम जनरल टर्म को सबसे पहले जान रखें, किसी भी सीक्वेंस की जनरल टर्म को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। an means nth term of the sequence। जैसे ये अगर n यहाँ पर अगर लेट्स सपोज 100 पुट करें हम लोग n की जगह तो ये 100 टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगी। इसी तरीके से n की जगह अगर हम लोग लेट्स सपोज 9 पुट करें तो ये फिर क्या हो जाएगी, 9 टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगी। an means nth term of the sequence। अब इस 7 की जगह आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, n आ गया, तो इक्वल टू A1 एज इट इज आ जाएगा। A1 क्यों एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि देखें स्टूडेंट जहां पे A4 था तो जो फर्स्ट टर्म थी A4 के लिए जो इक्वेशन बनी है उसमें फर्स्ट टर्म A1 है। इसी तरीके से A5 के लिए जो इक्वेशन बनी है उसमें भी फर्स्ट टर्म A1 है। A6 के लिए जो इक्वेशन बनाई है उसमें भी फर्स्ट टर्म क्या है, A1 है। तो इसका मतलब है कि A1 चेंज नहीं होगी, बेशक आप कोई सी भी टर्म फाइंड करें तो A1 एज इट इज आ जाएगा। अब यहां से जो लास्ट इक्वेशन मैंने लिखी है A7 के लिए, उसको अगर आप जरा गौर से देखें तो अगर यहां पे 7 होता है तो d के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा होता है, 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो अब इस 7 की जगह यहाँ पे क्या आ गया है, n आ गया है, तो इट मींस के ये d एज इट इज आएगा, लेकिन d के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से हम जो जनरल टर्म होगी फॉर द अरिथमेटिक सीक्वेंस ये लिखेंगे। अब इस जनरल टर्म में से आप किसी भी टर्म का फार्मूला इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द 7 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो उसके लिए आपने n की जगह जहां पे इस जनरल टर्म में क्या पुट करना है, 7 पुट करना है। तो n की जगह क्या आ जाएगा, A7 आ जाएगा इक्वल टू A1 इसी तरीके कैसे आ जाएगा, प्लस n माइनस 1 है तो n को हमने क्या पुट किया है 7, तो ये 7 माइनस 1 होगा इंटू डी, और 7 माइनस 1 किसके इक्वल होता है, 6 के इक्वल होता है। तो अब यहां से भी आप देखें A7 किसके इक्वल था, A1 प्लस 6d के इक्वल था। तो इसी तरीके से आप इस किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई सी भी टर्म इस फार्मूले इस जनरल टर्म के फार्मूले के जरिए क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जनरल टर्म होगी फॉर अरिथमेटिक सीक्वेंस, यानी जो अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म होगी उसके लिए फार्मूला होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सीक्वेंस है दैट इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होगी और फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म कैसे फाइंड की जाएगी ये देखेंगे। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन है a sequence in which the ratio between
टू कंसेक्यूटिव टर्म, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म, इसको आप एडजेसेंट टर्म भी कह सकते हैं। कंसेक्यूटिव टर्म्स को इन अदर वर्ड्स एडजेसेंट टर्म्स भी कहा जाता है। इस सेम इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, यानी एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो रेशियो है वो अगर सेम हो तो फिर ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। अब रेशियो स्टूडेंट कहते हैं डिवीजन को, यानी अगर आप जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि 3 डिवाइडेड बाई 4 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और 3 डिवाइडेड बाई 4 मींस क्या, 3:4, यानी रेशियो किससे कहते हैं, डिवीजन को कहते हैं। तो ये याद रखना है आपने। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो रेशियो है वो अगर सेम हो तो फिर उस तरह की सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। अब इस बात को हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो लेट्स सपोज अगर आपके सामने में एक सीक्वेंस लिखूं 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। अब अगर मैंने चेक करना हो कि ये जो सीक्वेंस मैंने आपके सामने लिखी है 2 4 8 16 32, तो ये कौन सी सीक्वेंस है, तो पहले हम अगर चेक करना चाहें कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है कि नहीं है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस जो है वो ज्योमेट्रिक होती है अगर उसके कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो रेशियो है यानी जो डिवीजन है वो अगर सेम हो। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है वो a1 दैट इज 2, और जो सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस जिसको हम a2 से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज 4, थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 8, फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 16, फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 32। अब अगर मैं चेक करना चाहूं कि ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक है कि नहीं है, तो मुझे उसके लिए पहले देखना होगा कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो रेशियो है वो सेम है कि नहीं है। यानी a2 रेशियो a1, ये a2 और a1 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। इस रेशियो को आप a2 डिवाइडेड बाई a1 भी लिख सकते हैं। तो a2 डिवाइडेड बाई a1 किसके इक्वल आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आएगा, यानी जो सेकंड टर्म है सीक्वेंस की वो 4 है और फर्स्ट टर्म क्या है 2 है। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर मैं a3 रेशियो a2 लेता हूं यानी a3 डिवाइडेड बाई a2 करता हूं, तो a3 हमारे पास क्या है, थर्ड टर्म क्या है 8 है और a2 क्या है 4 है। तो 8 डिवाइडेड बाई 4 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है, यानी 4 2 8 होता है। इसी तरीके से a4 डिवाइडेड बाई a3 किसके इक्वल आएगा, यानी a4 रेशियो a3 भी किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। a4 आपके पास 16 है, a3 आपके पास 8 है, तो 16 बाई 8 किसके इक्वल आता है, 2 के इक्वल आता है। तो इट मींस के इस सीक्वेंस के जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं या जो एडजेसेंट टर्म्स हैं उनकी जो रेशियो है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। यानी सब में जो कंसेक्यूटिव टर्म है उन सब में रेशियो क्या आ रही है, 2 आ रही है, एक जैसी रेशियो आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीक्वेंस है ये कौन सी सीक्वेंस है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। इसको हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहेंगे। अब स्टूडेंट ये जो रेशियो है जिसमें आपके पास जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान ये सेम जो रेशियो आ रही है इसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। यानी जिस तरीके से अरिथमेटिक सीक्वेंस में डिफरेंस सेम होता था तो हम उसको कॉमन डिफरेंस कहते थे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से दिस रेशियो इज कॉल्ड ये यानी जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो रेशियो है दिस रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो कहते हैं।
और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो कॉमन रेशो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r के साथ। तो इट मींस कि जहां पर जो r है यानी जो कॉमन रेशो है वो इस सीक्वेंस में वो क्या है, आपके पास 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि r किसके इक्वल आता है, 2 के इक्वल आता है इस सीक्वेंस में। अब हम इस सीक्वेंस की यानी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म लिखेंगे। तो उसके लिए पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, यानी a2 डिवाइडेड बाय a1 किसके इक्वल आ गया है, आपके पास r के इक्वल आ गया है। तो हम इसको जरा सेपरेटली अलग से इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये a2 डिवाइडेड बाय a1 किसके इक्वल है, r के इक्वल है। अब इस इक्वेशन से मैं अगर a2 की वैल्यू फाइंड करना चाहूं इन टर्म ऑफ a1, तो उसके लिए अगर हम a1 को सेकंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो सेकंड साइड पे जाके a1 r के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इट मींस के a2 किसके इक्वल आएगा, a1 इंटू r के इक्वल आएगा। यानी अगर आपके पास a1 है और r है, A1 means first term of the sequence, R means common ratio। अगर आपके पास ये दो चीजें हैं तो आप सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस इस फार्मूले के जरिए क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज इस एग्जांपल के अंदर A1 आपके पास क्या है, 2 है और R आपके पास क्या है, R भी 2 के इक्वल है। यानी R भी 2 है, जो कॉमन रेशो है वो भी 2 है और A1 भी 2 है। तो फिर जो सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस यानी A2 किसके इक्वल होती है, A1 इंटू R होती है। यानी 2 इंटू 2 हो जाएगा तो दैट इज क्या आ जाएगा, 4। तो इट मींस के A2 आप जरा देखें, चेक करें किसके इक्वल है, इस सीक्वेंस में 4 के इक्वल है। तो इस तरीके से हम लोग सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। अब मैं इस इक्वेशन को सेपरेटली लिखता हूं, यानी A3 डिवाइडेड बाय A2 भी किसके इक्वल है, A3 डिवाइडेड बाय A2 भी R ही के इक्वल है। यानी जो कॉमन रेशो आ रही है R आ रही है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बनी है इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दें और अब यहां से A3 की वैल्यू फाइंड करें इन टर्म ऑफ A2। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, A3 इक्वल हो जाएगा A2 इंटू R के इक्वल आएगा। यानी A2 सेकंड साइड पे जाके R के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इट मींस के अगर आप A3 की वैल्यू फाइंड करना चाहें और आपके पास A2 और R हो तो जैसे आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे इस सीक्वेंस में A2 आपके पास 4 है और R आपके पास क्या है, 2 है। तो थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस किसके इक्वल होती है, A3 इक्वल होती है A2 इंटू R के। तो A2 आपके पास क्या है, 4 है, R आपके पास क्या है, 2 है। तो 4 2 क्या होता है, 8 होता है, जो कि आपके पास थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट के कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की एक पहचान ये भी है कि अगर आप प्रीसीडिंग टर्म को कॉमन रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म आती है। यानी जैसे अगर आप 2 के साथ कॉमन रेशियो क्या है, आपके पास 2 है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 4। इसी तरीके से A2 को अगर कॉमन रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म आएगी यानी A3 आएगी। 4 2 क्या होता है, 8 होता है। फिर 8 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है 16। यानी 8 2 क्या होता है, 16 होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है इसकी एक और पहचान है, अगर हम प्रीसीडिंग टर्म को यानी पिछली टर्म को अगर हम कॉमन रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। अब अगर मैं इस A3 को इन टर्म ऑफ A1 लिखता हूं यानी फर्स्ट टर्म के लिहाज से लिखूं तो उसके लिए देखें A3 हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, A2 इंटू R के इक्वल आ गया था। और इक्वेशन 1 में चेक करें कि A2 किसके इक्वल है, A1 इंटू R के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि A3 में जो आपके पास A2 आ रहा है इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, A1 इंटू R पुट कर सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं पुट इक्वेशन 1 इंटू A3 इज इक्वल टू A2 इंटू R। तो इसमें अगर A2 की जगह हम लोग A1 इंटू R पुट करें और ये जो R है ये एज इट इज रहेगा। तो इट मींस कि हम इसको लिख सकते हैं A3 इज इक्वल टू A1 इंटू R स्क्वायर लिख सकते हैं। ये R इंटू R क्या होगा, R स्क्वायर होगा। इसी तरीके से जो थर्ड इक्वेशन आपके पास बन रही थी
दैट इज A4 डिवाइडेड बाय A3 किसके इक्वल है, R के इक्वल है। तो इसको भी हम सेपरेटली लिखते हैं, तो A4 डिवाइडेड बाय A3 किसके इक्वल आ जाएगा, R के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास जहां से अगर आप A4 की वैल्यू इन टर्म ऑफ A3 फाइंड करना चाहे तो A4 किसके इक्वल होगा, A3 इंटू R के इक्वल होगा। अब हमारे पास देखें इस इक्वेशंस को हम नाम दे देते हैं, जो थर्ड टर्म के लिए जो इक्वेशन बनी है इसको हम इक्वेशंस 2 का नाम देते हैं। तो इक्वेशंस 2 में से अगर हम इक्वेशंस 2 में जो A3 की वैल्यू है इसको इस इक्वेशन में पुट करें तो A4 इक्वल होगा, इस A3 की जगह हम A1 इंटू आर स्क्वायर पुट करेंगे तो ये A1 इंटू आर स्क्वायर आएगा, ये जो R है ये एज इट इज आ जाएगा, तो ये A1 इंटू आर क्यूब होगा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को यानी A4 आपके पास इक्वल आ गया A1 इंटू आर क्यूब आ गया, A3 आपके पास इक्वल आ गया A1 इंटू आर स्क्वायर आ गया। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को जरा गौर से देखें तो यहाँ पे 3 हो तो यहाँ पे R की पावर में 2 होता है यानी एक कम होता है। जैसे यहाँ पे A4 है यानी 4 है तो इधर R की पावर एक कम है यानी 3 है। अगर मैं इसी सीक्वेंस के साथ नेक्स्ट टर्म लिखूं तो A5 किसके इक्वल होगा, A1 इंटू आर पावर 4 होगा। और इसी तरीके से अगर हम इससे भी नेक्स्ट टर्म लिखें तो A6 किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास A6 इक्वल आ जाएगा A1 इंटू आर पावर 5 आएगा, यानी अगर यहाँ पे 6 आता है तो यहाँ पे R की पावर में एक कम हो जाएगा, 6 से एक कम क्या होता है, 5 होता है। अब इसको अगर मैं स्टूडेंट की जो मैंने लिखी है A6 इज इक्वल टू A1 इंटू आर पावर 5, इसको मैं अगर इस फॉर्म में लिखूं A6 इज इक्वल टू A1 इंटू आर पावर, ये जो 5 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 1 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज 6 माइनस 1 इज 5। अब अगर इसको देखते हुए मैं जनरलाइज फॉर्म लिखूं यानी A6 की जगह मैं AN लिख दूं और A1 इसी तरीके से आएगा, R भी इसी तरीके से आएगा। जब यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे R की पावर में क्या आ रहा था, 6 माइनस 1 आ रहा था। अब इस 6 की जगह यहाँ पे क्या है, N है, तो R की पावर में फिर क्या आ जाएगा, N माइनस 1 आ जाएगा, यानी एक कम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे A पावर 6 है तो यहाँ पे R पावर A6 है तो R पावर 5 होता है, तो AN है तो A1 इंटू R पावर N माइनस 1 होगा। जैसे यहाँ पे A5 था, A5 इक्वल था A1 इंटू R पावर 4, इस 4 को मैं 5 माइनस 1 भी लिख सकता हूँ। इसी तरीके से A4 इक्वल है A1 इंटू R पावर 3, इस 3 को मैं 4 माइनस 1 भी लिख सकता हूँ। सेम इसी तरीके से जनरलाइज फॉर्म में अगर इसको लिखें यानी nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस लिखें तो वो AN किसके इक्वल हो जाएगा, A1 इंटू R पावर N माइनस 1 के इक्वल होगा। इस जनरल टर्म से ये आपके पास जनरल टर्म होगी किसकी, अरिथमेटिक सीक्वेंस की, जनरल टर्म होगी अरिथमेटिक सीक्वेंस की। अब इस जनरल टर्म के जरिए आप कोई सी भी टर्म क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर मुझे 7 टर्म ऑफ द सीक्वेंस फाइंड करनी है तो उसके लिए मैं इस n की जगह क्या पुट करूंगा, 7, तो ये A7 हो जाएगा इक्वल टू A1 R पावर 7 माइनस 1 होगा, यानी n माइनस 1 की जगह, तो 7 माइनस 1 किसके इक्वल होता है, 6 के इक्वल होता है। तो इट मींस के A7 किसके इक्वल होगा, A1 इंटू R पावर 6 के इक्वल होगा। ये याद रखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो A1 है दैट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड R इज द कॉमन रेशियो, यानी जो R है वो आपके पास कॉमन रेशियो है। जैसे इस सीक्वेंस में R हमारे पास क्या था, 2 था, तो ये आपके पास क्या होगी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.9 का, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस and identify each sequence as arithmetic, geometric or neither। यहाँ पर आपसे स्टूडेंट क्वेश्चंस में कह रहा है कि पहले आपने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है सीक्वेंस की और उसके बाद ये बताना है कि जो गिवन सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक है, ज्योमेट्रिक है या दोनों में से कोई नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास पार्ट 1 है, an is equal to 6n plus 5,
ये जो स्टूडेंट आपके पास सीक्वेंस की जनरल टर्म गिवन है इसमें, तो इसमें अगर मैं फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस फाइंड करना चाहूं तो उसके लिए मुझे यहां पर n की जगह क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। अगर मैं n 1 रखता हूं तो मैं देखूंगा फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या आती है। n अगर 2 रखूंगा तो मेरे पास सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस आएगी। n अगर मैं इसमें इस जनरल टर्म में 3 रखूंगा तो मेरे पास थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस आएगी। अगर हम n1 रखते हैं तो ये हमारे पास n की जगह क्या आ जाएगा, a1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 6n प्लस 5 है तो n की जगह हमने क्या रखना है, 1 रखना है। तो ये 6 इंटू 1 प्लस 5, तो 6 1 6, 6 प्लस 5 क्या होगा, 11। इसी तरीके से सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस को हम a2 से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी n को हम रिप्लेस करेंगे 2 से, तो ये 6 इंटू 2 होगा, यानी 6n प्लस 5 में n की जगह आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये 6 2 12, 12 प्लस 5 क्या होगा, 17 होगा। इसी तरीके से थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस अगर फाइंड करते हैं तो इस जनरल टर्म में हमने n की जगह क्या रखना है, 3 रखना है, तो a3 आ जाएगा n की जगह। तो ये 6 इंटू 3 प्लस 5 आ जाएगा, तो 6 3 18, 18 प्लस 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 23 के इक्वल होगा। तो इट मींस के आपके पास जो थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगी वो क्या आएगी, 23 आएगी। तो इसका मतलब है जो गिवन सीक्वेंस है वो आपके पास है 11 17 23 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट उसने हमें दूसरी बात ये कही है कि फर्स्ट 3 टर्म्स लिखने के बाद ये बताना है कि आइडेंटिफाई ईच सीक्वेंस एज अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और नाइदर। अब हमने अगर चेक करना हो कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं है, तो हमें पता है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस वो होती है जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। अब यहाँ पे देखें आपके पास फर्स्ट टर्म है 11, सेकंड टर्म है 17। अगर मैं 17 माइनस 11 करता हूं, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में डिफरेंस लेता हूं, तो दैट इज कॉमन डिफरेंस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, d के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो 17 माइनस 11 क्या होगा, 6 होगा। इसी तरीके से सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में अगर डिफरेंस लेते हैं, यानी a3 माइनस a2 करते हैं, तो दैट इज 23 माइनस 17 होगा। तो ये 13 माइनस 7 क्या होता है, 6 होता है। तो इट मींस के जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 6 है। तो इसका मतलब है कि जो गिवन सीक्वेंस है वो कौन सी सीक्वेंस होगी, दैट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। तो इसको हम कहेंगे कि ये कौन सी सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो यहां पर अरिथमेटिक लिखेंगे। इसी तरीके से पार्ट 2 आपके पास है an इज इक्वल टू 12n माइनस 3 है। तो हमने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमने n को रिप्लेस करना है यहाँ पर 1 2 और 3 से। अब अगर मैं n 1 रखूंगा तो ये a1 यानी फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगी। तो ये 12n है, तो 12 इंटू 1 माइनस 3 आएगा। तो ये 12 माइनस 3 किसके इक्वल होता है, 9 के इक्वल होता है। इसी तरीके से n2 रखें इस जनरल टर्म में, तो आपके पास सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस आएगी। तो ये 12 इंटू 2 माइनस 3 होगा। तो 12 2 24, 24 माइनस 3 किसके इक्वल होता है, 21 के इक्वल होता है। इसी तरीके से अगर मैं n3 रखूं तो ये थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस आ जाएगी, यानी तो ये 12 इंटू 3 माइनस 3 हो जाएगा। 12 3 36, 36 माइनस 3 किसके इक्वल होगा, 33 के इक्वल होगा। यानी 36 में से अगर 3 को माइनस करते हैं तो ये क्या आ जाता है, 33 आता है। तो इट मींस कि आपके पास जो सीक्वेंस बन रही है वो है 9 21 एंड 33 थर्ड टर्म है एंड सो ऑन। अब हमने चेक करना है कि ये अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि फर्स्ट 2 टर्म में डिफरेंस क्या आ रहा है, यानी 21 माइनस 9 करते हैं तो 11 माइनस 2 तो ये 12 आ रहा है। और 13 माइनस 21 क्या आता है, तो 33 माइनस 21 है, यानी जो थर्ड टर्म है वो आपके पास 33 है। तो 3 माइनस 1 2, तो ये भी 12 आ रहा है। तो इस मींस कि जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास यहाँ पे किसके इक्वल आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये कौन सी सीक्वेंस होगी, अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी, सेकंड पार्ट बी।
इसी तरीके से आपने जो थर्ड पार्ट है वो आपके पास गिवन है ए एन इज इक्वल टू 3n-7। तो यहां पर आपने अगर फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह 1 रखना है, तो ये 3-7 किसके इक्वल होगा, -4 के इक्वल होगा। a2 सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगी तो उसमें हम n की जगह 2 रखेंगे, तो 3n में n की जगह हम 2 रखें, 3 2 6 6 -7 -1 होगा। थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या होगी, 3 3 9 9 -7 2 होगा। तो ये आपके पास सीक्वेंस होगी -4 -1 एंड +2 एंड सो ऑन। तो अब हमने चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले डिफरेंस लेके चेक करेंगे। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में अगर डिफरेंस लेता हूं यानी a2 माइनस से 1 करता हूं तो a2 मेरे पास -1 है और ये माइनस एज इट इज रहेगा, a1 हमारे पास -4 है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है। तो -1 + 4 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। इसी तरीके से a3 माइनस a2 भी चेक करते हैं, ये किसके इक्वल आ रहा है, तो a3 आपके पास 2 है माइनस a2 आपके पास -1 है तो ये 2 + 1 होगा विच इज आल्सो 3। तो सो जो कॉमन डिफरेंस है वो इसमें क्या है, 3 है। तो इसका मतलब है ये सीक्वेंस कौन सी होगी, अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। तो हम इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस कहेंगे। अगर अरिथमेटिक ना हुई तो फिर हमने चेक करना है क्या ये ज्योमेट्रिक है कि नहीं है। अगर ज्योमेट्रिक भी ना हुई तो फिर हम कहेंगे कि ये न ज्योमेट्रिक है न अरिथमेटिक है। इसी तरीके से आपने पार्ट 4 और पार्ट 5 करना है। मैं पार्ट 6 करूंगा स्टूडेंट। पार्ट 6 आपके पास क्या है, an इज इक्वल टू 2 पावर n है। तो मैं अगर फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस फाइंड करना चाहूं तो इसमें n की जगह 1 पुट करना होगा। तो a1 इज इक्वल टू 2 पावर n में n को हम रिप्लेस करेंगे किससे, 1 से। तो 2 पावर 1 2 ही होता है। और सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए इस जनरल टर्म में आपने n की जगह 2 रखना है। तो ये a2 इज इक्वल टू 2 पावर 2 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। और थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए n3 रखना है। तो थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगी 2 पावर 3 के, तो दैट इज 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो सीक्वेंस है वो आपके पास 2 4 एंड 8 है। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये अरिथमेटिक है कि नहीं है। तो इसके लिए फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2 है, सेकंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म आपके पास क्या है, 8 है। तो अगर मैं अरिथमेटिक के लिए चेक करना चाहूं तो अरिथमेटिक सीक्वेंस वो होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस हो। तो यानी अगर मैं a2 माइनस a1 करता हूं तो a2 हमारे पास 4 है, a1 हमारे पास 2 है, तो ये 4 माइनस 2 2 होगा। इसी तरीके से a3 माइनस a2 भी करूं, a3 माइनस a2 करूं तो वो भी 2 आना चाहिए। तो a3 हमारे पास यहाँ पे 8 है और ये क्या है, a2 क्या है, 4 है। तो 8 माइनस 4 क्या होता है, सॉरी ये 4 होता है। तो इसका मतलब है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, यानी जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है ये अरिथमेटिक नहीं होगी। तो अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे क्या ये ज्योमेट्रिक है कि नहीं है। ज्योमेट्रिक में हम कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं, यानी r वो किसके इक्वल होता है, a2 डिवाइडेड बाई a1 के इक्वल होता है। तो a2 डिवाइडेड बाई a1 क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो ये 2 आ जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट 2 टर्म में कॉमन रेशियो लेते हैं, यानी a3 और a2 में रेशियो लेते हैं। तो a3 आपके पास इस सीक्वेंस में 8 है और a2 क्या है, 4 है। तो 8/4 क्या होता है, 2 आता है। तो इसका मतलब है कि जो रेशियो है कंसेक्यूटिव टर्म्स में वो सेम है। तो इट मींस के ये आपके पास कौन सी सीक्वेंस होगी, ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी। तो इस तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो ये आपने देखना है स्टूडेंट। अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।